हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ईपीसी प्लेयर की, जिससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसलेट लाइटिंग की बात की थी, जो एक ईपीसी का काम करता है इन दी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट। अब ये कंपनी ईपीसी प्लेयर है जो वाटर रिलेटेड जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होती है उसका ये ईपीसी का काम करती है। कंपनी का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, EIEL। तो इनके क्वार्टर 4 और पूरा फाइनेंशियल FY25 इसका रिजल्ट आ गया है, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है। तो विल अंडरस्टैंड कि इनके लिए ये पूरा साल कैसा रहा है, बिकॉज कंपनी हैज डन वेल। तो विल अंडरस्टैंड कि ये मोमेंटम FY26 में कंटिन्यू होगा, इनके लिए ग्रोथ कहां से आएगा, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है अबाउट रेवेन्यू, अबाउट देयर मार्जिन्स, तो क्या ये कंटिन्यू कर सकती है, विल अंडरस्टैंड दैट। और कंपनी ने डाइवर्सिफाई करने का अनाउंस किया था लास्ट क्वार्टर में इनटू अदर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट्स लाइक सोलर या फिर जो सीबीजी प्लांट्स है या फिर हाइड्रो। तो ये सारे सेगमेंट्स में कंपनी एंटर करना चाहती है। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल दोस थिंकिंग क्या है वो हम समझेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं एक मिनट के लिए इनका बिजनेस मॉडल क्या है बिफोर गोइंग इनटू द नंबर्स। तो सी EIEL 2009 में शुरुआत हुई थी, 16 ईयर के आसपास इनका एक्सपीरियंस है। छोटी सी कंपनी है, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। बट इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज ये आउट परफॉर्म कर रही है अपने जो इसी सेगमेंट के जो बड़े पीयर्स है। एग्जांपल विएटेक वबाग जो 10, 12, 15% के आसपास इस क्वार्टर में डेफिनेटली विएटेक वबाग ने थोड़ा अच्छा किया है, 20% के आसपास ग्रोथ आया है। बट EIEL इज डूइंग लॉट बेटर देन दैट। तो इनके लिए जो पूरा साल है अच्छा रहा है। 46% का इन्होंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हासिल किया है और मार्जिन भी इनके काफी अच्छे हैं। बेस्ट इन द सेगमेंट है, आप इनके किसी भी पीयर के साथ कंपेयर कर लीजिए। तो डेफिनेटली EIEL एक प्रॉमिसिंग बेट लगता है। तो विल अंडरस्टैंड इनके बिजनेस मॉडल में जो खास बात ये है कि ये जो वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स लगाती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ये इनकी बनाने की इंजीनियरिंग से लेके प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी का ये पूरा काम ये एंड टू एंड करती है। तो इनकी खास बात क्या है, एंड टू एंड एग्जीक्यूट करना, मतलब डिजाइन से लेके उसका प्लान बनाने के बाद उसका रिलेटेड जो प्रोक्योरमेंट है वो करना, फिर उसका कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन के बाद जो उसका लाइफ साइकिल होगा 10 ईयर्स 15 ईयर्स उसका पूरा ऑपरेशन मेंटेन करना, ये पूरा काम इन हाउस कर सकती है। तो उसकी पूरी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी इनके पास है। विएटेक वबाग के कंपैरिजन में इसका डिफरेंस यही है कि विएटेक वबाग क्या करता है, वो फोकस करता है सिर्फ E&P पे, जो ईपीसी में इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट है वहां पे वो फोकस करता है। विएटेक वबाग कॉल्स इटसेल्फ पर टेक्नोलॉजी कंपनी, जो टेक्निकल एस्पेक्ट पे फोकस करता है। कंस्ट्रक्शन का काम वो और एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देता है, तो कंस्ट्रक्शन का काम उनके पास नहीं होता है। उसकी वजह से डेफिनेटली करंटली मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता कि विच मॉडल इज बेटर, बट करंटली जो सिचुएशन है EIEL का जो ये मॉडल है कि पूरा इन हाउस एग्जीक्यूशन करना एंड टू एंड, ये इनको काफी हद तक हेल्प करता है अपने प्रोजेक्ट के जो टाइमलाइंस है उसको कंट्रोल में रखना, प्रोजेक्ट्स को विद इन या फिर बिफोर टाइम एग्जीक्यूट करना। एंड ऑल्सो वाइल डूइंग दैट कॉस्ट पे इनका इतना अच्छा कंट्रोल है जिसकी वजह से ऑपरेशनल इनका परफॉर्मेंस बेटर है और इनके मार्जिन भी सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास है। तो ये इनकी खास बात है। अब इन्होंने इनका प्रेजेंस अगर देखेंगे तो 11 स्टेट में इन्होंने करंटली प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। 22 प्रोजेक्ट्स आसपास इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, जिसमें से 7 to 8 ऐसे हैं जहां पे इन्होंने कुछ ना कुछ रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट एडिशनली किया है। जैसे वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स के साथ एक साथ में ही सोलर पावर जनरेशन प्लांट लगा दिया, या फिर जो सीबीजी है बायोगैस प्लांट है वो साथ में लगा दिया। तो ये मिक्स प्रोजेक्ट्स ये करती है। इससे फायदा ये होता है कि आपका ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको कॉन्स्टेंटली रन करना, 24/7 उसको अप एंड रन रखने के लिए काफी एनर्जी लगती है। काफी सारे स्टेप्स होते हैं, फिल्ट्रेशंस है, फिर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ये सारे प्रोसेस में काफी कुछ एनर्जी लगती है रन करने के लिए। और अगर आप कोई ऐसा रिलेट साथ में अगर सीबीजी या फिर जो सोलर प्लांट है साथ में बिठाते हैं, तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक हद तक विद इन द प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाती है। तो ओवरऑल जो ऑपरेशन मेंटेनेंस का लॉन्ग पीरियड होगा, 10 ईयर 15 ईयर जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, प्रोजेक्ट का रनिंग जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज इन हाउस से आप उसको लगने वाली एनर्जी भी साथ में बनाते हैं। या फिर अगर आप सीबीजी प्लांट लगा रहे हैं तो उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो, जो भी गैस कंपनी है उसको बेच सकते हो। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम भी उसमें से जनरेट हो जाता है। तो जो पूरा प्लांट है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, राइट। तो ये इनकी एक खास बात है। ये साथ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ एक रिन्यूएबल पार्ट भी उसमें ऐड करते हैं, और इन्होंने ये कैपेबिलिटी ओवर द पीरियड डेमोन्स्ट्रेट की है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, 22 में से 8 प्रोजेक्ट्स में इन्होंने ऑलरेडी ये रिन्यूएबल का पार्ट है ऑलरेडी इंस्टॉल करके अप एंड रनिंग किया है। तो इसकी वजह से, और क्योंकि टाइमली एग्जीक्यूट करना इन हाउस पूरा कैपेबिलिटी है, एग्जीक्यूशन टाइमलाइन पे कंट्रोल है, क्वालिटी भी ये अच्छा मेंटेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है इनके, जो खुद जो जैन साहब है दोनों, ये खुद इंजीनियर्स है और इनका काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस के बारे में। तो इन्हीं सारी वजहों से इनको बिडिंग भी जो होता है, इसमें इनका बिडविन जो रेशियो है कॉन्स्टेंटली ओवर द ईयर्स इंप्रूव हुआ है। और ऑलरेडी करंटली जो इनका सिचुएशन है, जो ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं वहां पे 35 to 40% बिडविन रेशियो है। तो नियरली 10 में से 4 प्रोजेक्ट तो इनको मिल जाते हैं। तो ये इनकी ट्रैक रिकॉर्ड है जो, और काफी अच्छा इनका ग्रोथ का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो इनको अट्रैक्टिव बनाता है। तो अब इस साल का इनका अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका रेवेन्यू देखते हैं इस साल में, अगर Q4 देखे तो 393 करोड़ का रेवेन्यू है।
31% से ग्रो हुआ है, 99.4 एबिटा है जो 16% से ग्रो हुआ है, पैट 30% से ग्रो हुआ है। मार्जिन में इस साल का जो Q4 का है 25.3 है, जो बेस्ट इन क्लास है, बट ये कंपेयर टू लास्ट Q4 330 बेसिस पॉइंट से घटा है। पैट मार्जिन 18.4 है। ईयरली नंबर देखिए तो अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग 46% रेवेन्यू ग्रोथ, 60% मोर से एबिटा और पैट की ग्रोथ है। अगेन पैट मार्जिन 16%, एबिटा मार्जिन 25%, जो बहुत ही हेल्दी मार्जिन है। तो इनके नंबर्स आप ईयर के साथ कंपेयर करके देख लीजिए। वीएटेक वबा अपने एबिटा मार्जिन भी 25% नहीं कर पाता है, तो इसके पैट मार्जिन आर मतलब वो जो एबिटा मार्जिन 12-13% करता है, इस कंपनी के पैट मार्जिन है 16%, विच आर मोर देन द एबिटा मार्जिन ऑफ वीएटेक वबाग। तो इसी कंपैरिजन में मैं हमेशा, मैंने जब ट्रांसलेट लाइटिंग की भी जब बात की तो मैंने उसको कंपेयर किया जो उसी सेगमेंट का बड़ा प्लेयर है, केईसी इंटरनेशनल। बिकॉज अगर आप छोटी कंपनी होते हुए भी अगर आप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसी कंपनी के बड़े प्लेयर को, जैसे हम कल्याण को भी कंपेयर करते हैं टाइटन के साथ, तो ऑन अ वेरी सिमिलर एनालॉजी ट्रांसलेट लाइटिंग इज आउट परफॉर्मिंग जो केईसी इंटरनेशनल है, एंड दिस एनवायरो इंफ्रा इज आउट परफॉर्मिंग जो इसका पीयर है वीएटेक वबा। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ इंटरेस्ट एंड आई ट्राई टू कवर इस एवरी क्वार्टर। इस साल का भी इनका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है। अब देयर वर स्लाइट सम ऑफ द मिसेस, जैसे इन्होंने बोला था कि हम 50% से रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, बट वो 46% पे आए, तो स्लाइट यहाँ पे मिस है। बट इनके मार्जिन को इन्होंने डेफिनेटली मीट किया है। 25% इन्होंने बोला था, उन्होंने अचीव किया है। तो वी कैन गिव अ क्रेडिट। अब होता है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट डेफिनेटली स्टिल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम ईआईएल। अब इनका ऑर्डर बुक का पोजीशन क्या है, तो इन्होंने Q3 हो गया, Q4 हो गया, इनको नए ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। तो करंटली इनका जो ऑर्डर बुक है अराउंड 1100 करोड़ है, जो एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट का है, और जो ऑपरेशनल मेंटेनेंस है वो अराउंड 800 करोड़ है। तो टोटल कुल मिला के अराउंड 2000 करोड़ का इनका करंट ऑर्डर बुक है। अब इनको पूरे Q3 और Q4 में ऑर्डर्स तो नहीं मिले, बट इनको जो Q1 है जो करंटली चल रहा है, लास्ट आई थिंक 1-2 वीक पहले ही इनको अराउंड 126 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर मिला है। तो ये अभी इनका कहना है, आई विल गो इनटू द डिटेल्स कि इनका ऑर्डर बुक के रिलेटेड विजिबिलिटी क्या है, बट करंटली 2000 करोड़ के पास इनका ऑर्डर बुक है, एंड देयर इज अ विजिबिलिटी, क्योंकि इन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी बोला था कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ बिड किया हुआ है। करंट जो इनका बिड पाइपलाइन है वो 5000 करोड़ का है, और जैसे मैंने बोला कि इनका बिड विन रेशियो जो है अराउंड 35 to 40% है। कंजर्वेटिवली भी अगर 20-25% अगर बिड विन रेशियो अगर पकड़े, तो 1200 से 1250 करोड़, 1000 to 1250 करोड़ के आसपास इनको नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जो इनके ऑर्डर बुक को 3000 करोड़ तक एंड होते होते FY26 के एंड तक लेके जाएगा। तो एज सच ऑर्डर बुक के रिलेटेड मुझे करंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता है, बिकॉज नए ऑर्डर इस साल में आने वाले हैं। हालांकि Q3 और Q4 में इनको नए ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। ये ओवरहैंग था इनके नंबर में कि भाई नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, बट अभी Q1 में मिले, और इनका कहना है ये जो पाइपलाइन है, उनके रिजल्ट्स, ऑर्डर जो इन्होंने बिड किया है, वो जून जुलाई तक काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, इनको नए ऑर्डर्स मिलेंगे, उसका रिजल्ट आउट आ जाएगा मार्केट में। तो ये बात हो गई इनकी ऑर्डर बुक के पोजीशन की। अब कंपनी का फोकस कहाँ पे होने वाला है, तो सी ये 3 कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं जो मेजरली है। एक तो है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, WWSTPs या फिर WWTPs, जो इनका मेजोरिटी सेगमेंट है, जहां पे करंटली ऑर्डर बुक का भी आप सिचुएशन देखेंगे 85% जो कंट्रीब्यूशन है वहां से आता है। और जो रिमेनिंग है WSSP, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स होती है, अगेन ये सारी स्कीम्स कौन चलाता है, कुछ सेंट्रल ड्रिवन होती है, कुछ स्टेट ड्रिवन होती है। अभी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स होते हैं वो जनरली स्टेट ड्रिवन जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है वो रन करती है, बट जो वाटर सप्लाई स्कीम्स होती है वो जनरली स्टेट या फिर सेंट्रल ड्रिवन होती है। जैसे गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन है, देन अमृत मिशन है। तो ये स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट जो घरों तक पानी पहुंचाने का काम करती है, उसको WSSP में, वाटर सप्लाई स्कीम में कंसिडर होता है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चैलेंजेस फेस किया था। तो अगर बिजनेस अपडेट्स की बात करें, तो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में भी इसका मेंशन किया था कि WSSP वाटर सप्लाई स्कीम जो है, जो जल जीवन मिशन के अंडर आता है, वहां पे गवर्नमेंट से पैसा रिलीज होने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो ये करंटली रिजॉल्व हो गया है, बट इन्होंने कहा है कि आगे चलते हुए हम बहुत कॉशियसली अप्रोच करने वाली है, और हमारे जो करंट बिड है 5000 करोड़ का इन्होंने बिड किया है, वहां पे कोई भी एक्सपोजर नहीं है ये वाटर सप्लाई स्कीम के प्रोजेक्ट्स में। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द पास्ट एक्सपीरियंस, भाई गवर्नमेंट से वहां पे पैसे फटाफट नहीं आ रहे हैं, पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कॉशियसली ये डिसीजन लिया है कि विल फोकस मोर ऑन दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, वहां पे ऑर्डर्स पे बिडिंग ज्यादा करेंगे और पूरा फोकस वहां पे ही रखेंगे। और एक जो खास बात है कि ये वाटर सप्लाई स्कीम के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे मार्जिन भी रिलेटिवली इनके कम होते हैं। तो आगे चलते हुए, क्योंकि इनका पूरा फोकस WSS जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है वहां से शिफ्ट होके SST पे और या फिर वाटर जो सीवेज ट्रीटमेंट या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे आने वाला है, तो इनके मार्जिन में भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज SSP वाज लोअर मार्जिन। तो ये इन्होंने कहा है कि आगे चलते हुए भी करंटली जो ऑर्डर बुक में कंट्रीब्यूशन है वाटर सप्लाई स्कीम के प्रोजेक्ट्स का ओनली 15% है, और आगे चलते हुए भी ये इसी रेंज में रहेगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। ये इन्होंने अपडेट दिया है।
अब इसके अलावा अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इन्होंने बोला था कि हमें रिसीवेबल्स इसी की वजह से बढ़े हैं। इफ यू लुक एट इनका बैलेंस शीट, अभी भी यू विल नोटिस इनके जो रिसीवेबल्स है ऑलमोस्ट डबल हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट अभी जाते हुए मार्च एंड में, अप्रैल में पैसा रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, पेमेंट्स आना स्टार्ट हो गया है और ये आगे चलते हुए नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट ये बैलेंस शीट पे प्रेशर आया है बिकॉज जन जीवन मिशन के अंडर जो इनको पेमेंट्स आने थे वो टाइमली नहीं आए हैं। तो ये इन्होंने अपडेट शेयर किया है कहाँ पे हमारा फोकस होने वाला है। अब और एक डेवलपमेंट हुआ था अगेन विच वाज फर्स्ट टाइम मेंशन किया था इन्होंने अपने प्रीवियस क्वार्टर कॉन कॉल में कि इनका एक फोकस होने वाला है आगे चलते हुए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कुछ क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुआ था बट इतना ज्यादा क्लैरिटी या डिटेल में इमर्ज नहीं हुआ था। तो इस कॉन कॉल में इन्होंने काफी हद तक चीजों को क्लियर किया है। अब इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से ये सारी क्लैरिटी आती है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड एक सब्सिडरी फॉर्म कर लिया EIE रिन्यूएबल्स। तो ये क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली मेंशन किया, अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ कुछ ना कुछ ये रिन्यूएबल का प्रोजेक्ट भी लगाती है। तो आगे चलते हुए रिन्यूएबल के रिलेटेड जो भी ये काम करेंगे ये सब्सिडरी के अंडर आएगा। और जो सेपरेटली भी बिडिंग होगा, जो ये सोलर में कोई EPC का प्रोजेक्ट आता है या फिर जो बायोगैस प्लांट है अगर उसके रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो ये एंटिटी सेपरेटली बिड करेगी और ये एंटिटी उसका पूरा काम देखेगी। ये हिसाब से इन्होंने इसको सब्सिडरी फॉर्म किया है, जो एक सेपरेट एंटिटी होगी और कंसोलिडेटेड नंबर में ऑब्वियसली इनके दिखेगी, बट ये सेपरेटली एंटिटी होगी जो बिडिंग करेगी और इसका पूरा काम ये EIE रिन्यूएबल्स देखेगी। अब इसके कुछ चैलेंजेस थे या फिर कुछ कंसर्न्स थे जो मैंने आई थिंक प्रीवियस मेरे वीडियो में भी मेंशन किया था कि जनरली क्या होता है, ये अभी करंटली कंपनी जो मार्जिन कमांड कर रही है वो अराउंड 25 के आसपास है इस साल के एंड में। अभी अगर ये रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, सोलर के रिलेटेड EPC प्रोजेक्ट्स करते हैं तो कंपनी के मार्जिन में कुछ ना कुछ प्रेशर आ सकता है, राइट। तो यही कंसर्न है करंटली। तो इन्होंने काफी क्लियर आंसर्स दिए अपने कॉन कॉल में इस वाले। तो कंपनी का कहना है वी आर गोइंग टू अप्रोच वेरी स्लोली, अब इसको धीरे धीरे रैंप अप करने वाले हैं। ऑलरेडी इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ बिडिंग किया था जिसपे इनका काम चल रहा है, बट कंपनी ने मेंशन किया है कि वी आर गोइंग टू बी वेरी सिलेक्टिव while bidding for the सोलर या फिर जो कोई भी अदर EPC प्रोजेक्ट्स होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, एंड वी विल नॉट गो बिलो अगर उसके मार्जिन 18 to 20% होते हैं। सी कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ भी चाहिए बट अपने मार्जिन को भी कमांड करना है, मेंटेन करना है। तो दे आर गोइंग टू टेक अ सिलेक्टिव अप्रोच एंड कंपनी ने काफी क्लियरली बोला है बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ लार्ज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड इन हाउस कैपेबिलिटी। तो हम अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली कोशिश करेंगे और जहां पे भी मार्जिन 18-20% से नीचे हमें दिखते हैं वहां पे हम बिडिंग ही नहीं करेंगे। तो इवन जैसा ट्रांसलेट लाइटिंग का अप्रोच था कि सिलेक्टिव बिडिंग करना, EIE इज एग्जैक्टली डूइंग वेरी सिमिलर थिंग। अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करना ये इनका एम होने वाला है। विल टॉक अबाउट इनका गाइडेंस क्या है, तो विल शॉर्टली कवर दैट एज वेल। इसके अलावा इन्होंने जो अपडेट शेयर किया है कि सी अब इनका ये पूरा रिन्यूएबल में फोकस आता कहाँ से। तो इन्होंने क्या किया है, अंडरस्टैंड किया जो भी इन्होंने सोलर के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जो भी रिन्यूएबल का एग्जीक्यूशन ऑलरेडी किया है, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस इनको अंडरस्टैंडिंग मिली है कि हम ये प्रोजेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो ये कैपेबिलिटी इन्होंने ओवर द पीरियड अंडरस्टैंड की है। नाउ दे हैव बिल्ड दैट कैपेबिलिटी, तो ये सेपरेटली उसको काम कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अब इन्होंने उस सेगमेंट में फोरे किया है, तो बड़े स्केल पे उसको लेके जाना इज द एम। अब इसके रिलेटेड बिडिंग तो इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, अब ये कैसे आगे चलते पैन आउट होता है, मार्जिन को कितना इम्पैक्ट आता है वो तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। तो CBG के रिलेटेड भी इन्होंने कुछ बोला कि वी आर ट्राइंग टू, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है लाइक सोलर, जो CBG पे गवर्नमेंट का फोकस है, विल ट्राई टू सी यहाँ पे मार्जिन अगर बेटर मिलते हैं तो CBG एंड सोलर आर गोइंग टू बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी जहाँ पे हम बिडिंग करेंगे और विल ट्राई टू विन द प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया बिकॉज इनके अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे देयर आर 2 कंपोनेंट्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, आइदर प्रोजेक्ट कैन बी EPC प्रोजेक्ट और इट कैन बी हैम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, विच वन इज बेटर, तो देर इज अ रीजनिंग बिहाइंड अप्लाइंग फॉर बोथ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। अब हैम प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, हैम प्रोजेक्ट्स में अनलाइक EPC आपको जो पूरा प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगने वाला है उसका 60% कॉस्ट कंपनी को उठाना पड़ता है एट द बिगिनिंग। तो इसके लिए अब क्या होगा, उसकी वजह से आइदर आपको इंटरनल अप्रूवल से उसका फंडिंग करना पड़ेगा या फिर आपको बैंक गारंटीज देनी पड़ेगी वो प्रोजेक्ट करते वक्त, बिकॉज 60% जो काम करने वाली कंपनी उसको पैसा डालना पड़ता है। बट उसके साथ बेनिफिट ये मिलता है कि हैम प्रोजेक्ट्स में जो मार्जिन होते हैं वो काफी बेटर होते हैं। तो इन्होंने क्लियरली बोला कि अगर हैम प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें उसमें 30+% प्लस से ज्यादा मार्जिन मिलते हैं, और EPC प्रोजेक्ट में मार्जिन जो होते हैं जनरली 25% के आसपास होते हैं। तो अगर हैम करते हैं तो मार्जिन को एक सपोर्ट मिलता है। तो ये बेनिफिट है अगर हम हैम प्रोजेक्ट को लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर हैम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपके बैलेंस शीट में डेट आने का चांसेस है या फिर आपका कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी जिसकी वजह से आपका बैलेंस शीट थोड़ा सा स्ट्रेच लगेगा। करंटली इनके बैलेंस शीट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका डेट टू इक्विटी ओवरऑल जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो इवन बेटर हुआ है, करंटली 0.2 या 0.25 के आसपास है, तो काफी हेल्दी बैलेंस शीट है। बट इनका कहना है कि करंटली जो हमारा प्रपोर्शन है 85%, तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है जिसमें अराउंड मोर देन 55-60%
ईपीसी है अराउंड 25-30% जो है वो हैम प्रोजेक्ट्स है, और ये परसेंटेज आगे चलते हुए कंटिन्यू होगा. We'll keep bidding for HAM projects as well, but we'll keep that percentage smaller because we also want to increase and keep our margins intact. तो ये एस्पेक्ट के साथ ये काम कर रहे हैं टू बैलेंस देयर मार्जिन्स. इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में कुछ अपडेट दिया. अब इंटरनेशनल मार्केट में करंटली इनका प्रेजेंस नहीं है. अगर वीएटेक वबाक को हम कंपेयर करें तो वीएटेक वबाक का साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में, मिडल ईस्ट मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, काफी प्रोजेक्ट को ये बिड करता है. बट EIL ने अभी तक एक्सटर्नल या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में वेंचर किया नहीं है. तो करंटली ये वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो बाहर जाते हुए अगर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है तो क्या हम भी फोकस लाइक वीएटेक वबाक ओनली ENP इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट पे रखे या फिर EPC तीनों करें. ये करंटली सिचुएशन को ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये बहुत ही जल्दी दे विल आल्सो वेंचर इनटू इंटरनेशनल मार्केट. जैसे इनका पूरा स्टडी कंप्लीट होगा दे विल स्टार्ट बिडिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल. अब इंटरनेशनल मार्केट में मार्जिन बेटर मिलते हैं, बट आपको कॉन्शियसली अगेन टाइमली सारी चीजों को कंट्रोल में रखते हुए एग्जीक्यूट करना, टाइमली डिलीवर करना, कॉस्ट को अंडर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है. तभी जाके वो एग्जीक्यूशन होते हुए आपको मार्जिन आप मेंटेन रख पाएंगे. तो ये करंटली ये फेज में है. सी एज आई सेड वेरी स्मॉल कंपनी. हार्डली आप कंपेयर भी करेंगे तो वीएटेक वबाक का ऑर्डर बुक 13,000 करोड़ का है. इसका ऑर्डर बुक हार्डली 2,000 करोड़ का है. तो ऑर्डर बुक भी 1/6 है. तो EIL के लिए जो ग्रोथ के लिए प्रोस्पेक्टस है वो बहुत है, काफी स्कोप है इनके लिए ग्रो करने के लिए. तो विल देखते हैं आगे चलते हुए इनका ये सिचुएशन ये एग्जीक्यूट करते हैं तो कैसे रहता है गोइंग इनटू रिन्यूएबल स्पेसिफिकली एंड इंटरनेशनल मार्केट्स. अब इनका गाइडेंस क्या है? तो FY26 के लिए इन्होंने अपने गाइडेंस को जो इन्होंने पहले भी बोला है कंटिन्यू रखा है. आगे चलते हुए हमारा जो रेवेन्यू गाइडेंस होगा वो ग्रोथ के लिए 35 to 40% होगा, जो एक बहुत ही डिसेंट गाइडेंस है. और उसके साथ ही इनका कहना है कि हमारे एबिटा मार्जिन 22 to 24% के आसपास रहेंगे. ये इन्होंने कंजर्वेटिव साइड पे गाइडेंस दिया है. इनका कहना है कि विल ट्राई टू डू बेटर. जो हमने करंट ईयर में भी 25% की है उसको अचीव करने का हम ट्राई करेंगे, बट गाइडेंस इन्होंने कंजर्वेटिव साइड पे रखा है 22 to 24%. और अब मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हुए 1 ईयर फॉरवर्ड भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि करंटली क्या चल रहा है इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी. तो ये करंटली अगर 1066 करोड़ का पीई किया है, हम इसको 35-40% को लेके जाते हैं और करंटली जो 16% पैट मार्जिन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो इनका मार्केट कैप डिवाइड बाय अगर आप प्रॉफिट करके देखेंगे तो करंटली पी 18 के आसपास आता है, जो बहुत ही रीजनेबल मुझे लगता है. करंटली जो ये ग्रोथ कर पा रहे हैं 35-40% ग्रोथ इंजन आपको अगर 18 के पीए मिल रहा है तो विच इज नॉट अ बैड डील. बट कुछ ओवरहैंग्स भी है. आई ऑल्सो वांट टू मेंशन अबाउट दैट. सी फर्स्ट ऑफ ऑल Q3 Q4 में ऑर्डर्स नहीं आए थे, अभी इनको ऑर्डर आया है. तो ऑर्डर बुक को ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. 35%-40% को ग्रोथ अचीव करने के लिए ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो इन्होंने कहा है कि जून जुलाई में ऑर्डर्स आ जाएंगे, उसका जो रियलाइजेशन है हो जाएगा, बट हमको ट्रैक करना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट है इस साल के 25% एबिटा मार्जिन है. आगे चलते हुए गाइडेंस 22 to 24 का है. देखना पड़ेगा. ये मार्जिन उन्होंने लास्ट कंपेरिजन में थोड़ा सा छोटा किया है, रिलेटिवली बहुत कुछ ज्यादा कम नहीं किया है, बट ये मार्जिन हमें देखना पड़ेगा मेंटेन कर पाते कि नहीं. तो ये सेकंड पॉइंट है. थर्ड है रिन्यूएबल्स में जा रहे हैं, रिन्यूएबल्स के मार्जिन कम होते हैं. तो अगर रिन्यूएबल का परसेंटेज इनके पोर्टफोलियो में आगे चलते हुए अगर बढ़ने वाला है तो अगेन क्या ये अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे? ये 3 मेजर चैलेंजेस है. ग्रोथ तो ये लाएंगे, बट ये मार्जिन पे कंट्रोल रखना, ऑर्डर बुक को विजिबिलिटी, ये मेजर एस्पेक्ट है जहां पे ध्यान रखना होगा. क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है. यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में जनरली ऑर्डर की लंपीनेस होती है, कभी नहीं आते, कभी एक साथ आ जाते हैं. पेमेंट रिलेटेड कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती है. तो वील हैव टू ट्रैक ये आगे चलते हुए कैसे पैन आउट होता है. अगेन अनदर पॉइंट टू ट्रैक, जैसे हमने ट्रांसलेट लाइटिंग के बारे में बोला था, H1 स्लोअर होता है. रेनी सीजन, मानसून, ये वाले पीरियड में एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लोअर रहता है. तो हार्डली वेरी सिमिलर टू जो ट्रांसलेट लाइटिंग है, 40% का एग्जीक्यूशन इनका H1 में होता है, 60% H2 में होता है. H2 इज ऑलवेज हेवियर. ये सारे EPC प्रोजेक्ट्स वाले कंपनीज में आप देखेंगे सिमिलर ट्रेंड फॉलो होगा. तो H1 विल बी लोअर. तो विल हैव टू सी इनके लिए अब ये पूरा H1 कैसा जाता है. विल अगेन आई कीप यू पोस्टेड एंड विल ट्रैक दिस गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. बट ओवरऑल मुझे अगर समराइज करो तो ये कंपनी डिसेंट लगती है. एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, और मार्जिन इनके एज आई सेड बेस्ट इन सेगमेंट है. ये कंटिन्यू कर पाते कि नहीं, ये एस्पेक्ट को हमें ट्रैक करना होगा. एट द मोमेंट ये बेटर प्लेस लगता है मुझे इनके पीयर कंपेयर जो वीएटेक वबाक है. बट विल हैव टू सी करंटली जो ये सिचुएशन है आगे चलते हुए कंटिन्यू होगा कि नहीं. तो विल कीप ट्रैकिंग दैट. लेट मी नो योर क्वेरीज. आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो. थैंक यू सो मच.